चैप्टर नंबर 11 हमारा लास्ट है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे और ये हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा इमारतें और चित्र तथा किताबें। ठीक, कह रहा मरुतासामी और लौह स्तंभ। कह रहा मरुतसामी और लौह स्तंभ। मरुतसामी आज बहुत खुश था और पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसके भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में से रैंप के सारे यहाँ तक आने में काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतासामी कभी नहीं भूल पाएगा। चलो बात करते धातु विज्ञान की। ठीक है, कह रहा धातु विज्ञान का मतलब क्या था? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है, कह रहा पुरातत्व खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन मिलाकर कांसा भी बनाया था। पूछा जाएगा तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। कह रहा जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कह रहा खोटा लोहा, पिटवा लोहा और डलवा लोहा आदि का इसका निर्माण करते थे। अब हम बात कर लेते हैं लौह स्तंभ की। ठीक, तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये लौह स्तंभ है जो प्योर तांबे का बना है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगती। ठीक, लौह स्तंभ। कह रहा महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर है और वजन लगभग 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्ष के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। कह रहे ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में बात करते। कह रहे हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल तथा लंबे तथा कभी बड़े तथा छोटे। ठीक, कह रहा जब उन सब में से एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध, उनके अनुयायियों के सिर के अवशेष जैसे दांत या हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। कह रहा इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। कह रहा प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले के ईंटों को ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। कह रहा प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रोलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, अब हम बात करते आगे। कह रहा मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक, कह रहा कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं की मूर्तियां तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। कह रहा इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में भी दिखाने के लिए लेकिन उससे पहले आप ये पढ़ो। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको एक अच्छी सी प्रतिमा, कह रहा ऊपर सांची का मान स्तूप। ठीक, ये कौन सा है? सांची का मान स्तूप है जो मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों के प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल से जुड़े हो गए। कह रहा बाएं अमरावती की एक शिल्प कृति है, इस चित्र को देखकर उसका वर्णन करो। है ना, ये देखो, ये जो शिल्प कृति है ये अमरावती की एक है ना, ये एक अमरावती की शिल्प कृति है, ये जो आपको दिख रही बाएं, है ना।
देखो आगे कह रहे हैं, ये बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले इनकी पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, ये 1500 साल पहले एक मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, कह रहे दाएं दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर है। ये जो आपको मंदिर दिख रही है, ये ये मंदिर है, इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। कह रहा ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की ओर क्रम में बनाते थे। कर इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर को काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, कर इसकी सूची बनाओ। कर दाएं एहोल का दुर्ग मंदिर यह लगभग 1400 साल पहले ही बनाया गया था। तो देखो ये 3 मंदिर है और तीनों मंदिर को आप देख सकते हो, ये जो है ठीक, ये तीनों मंदिर हैं जिनकी विशेषता आपको बताई गई है। कह रहा भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण में कठिन कार्य करने के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जहाँ एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। कह रहा मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और एयल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों पर बने उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, कह रहा स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं। कह रहा स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं होती हैं, इसके लिए काफी धन खर्च होता है। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते हैं। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को देखकर निकालना होता है। फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार तय करने के लिए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों या दीवारों को चौखटों और फर्शों के तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर यही सही जगहों पर उन्हें लगाना फिर काफी मुश्किल का काम था। अब कुछ आप ये देख सकते हो, ये कुछ आकृति यहाँ की दिख रही है, किसी गुफाओं को काट कर बनाई गई है ना। ठीक, कह रहे इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें से इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार तोरणों को बनाने में खर्च कर दिया। कर इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार आदि सब होते थे। ठीक है, अब देखो ये कुछ मूर्ति बनी है, पीछे भी यही मूर्ति हम लोगों ने पढ़ी दिखा था, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर जिक्र दिया गया। कर अब बाएं उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिलों इमारत में बनाया गया। ये जो है ना, इसकी बात कर रहा है ये। ठीक, बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान में देखो, इनमें से जैन भिक्षु रहते और दान करते थे। और यहाँ दिखाए गए गुफा में क्या अंतर है। कर नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का मिस्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि ये किस प्रकार की गुफाओं में खुदाई गई होगी। अब आगे आगे हम बात करते हैं। कह रहा है तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों या रोलिंगों या दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि इतने सारे लोगों ने इन्हें बनाने में सजाने में अपना योगदान दिया। ठीक, ठीक, अब बात करते हैं चित्रकला की, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अजंता मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। कह रहा है ये वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, है ना। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था तथा इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों का रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। खैर अजंता के इस चित्र में तुम्हें इनमें प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। अब देखो ये भी कुछ चित्र दिख रहा है, पता नहीं किस तरीके का आप वर्णन कर सकते हो तो कर सकते हो, है ना।
आगे बात करते हैं पुस्तकों की दुनिया, किताबों की दुनिया। कह रहा है इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं, है ना। कह रहा है करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुआर में रहता था। वह अपनी पत्नी कन्नगी की अपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में और कन्नगी पहाड़ को छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक। अब देखो कह रहा है एक वर्णन है। कह रहा शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। कह रहा है यहाँ कवि ने कन्नगी का दुख को इस तरह वर्णन किया। ओ मेरे दुख, तो देखो तुम मुझे सांत्वना नहीं दे सकते हो। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बना धूल से बना हुआ पड़ा होगा। यहाँ कहाँ न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिमा आधा में फुलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या ये इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है एक और तमिल महाकाव्य मणिक मेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। खैर अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, ये संस्कृत में लिखते थे कालिदास। ठीक, महाकाव्य जितने भी थे। आगे कह रहा मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरोही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह के कवि ने बादलों को उत्तर की ओर के ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मुट्ठी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे पड़ेगी। ठीक। आगे देखो एक बहुत अच्छा सा टॉपिक कह रहा कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। वैसे भी कालिदास को प्रकृति प्रेमी ही कहा जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा पुरानी कहानियों को संकलन तथा संरक्षण कैसे किया। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण एक शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, है ना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। खैर अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन्हें सुन सकते थे। पुराणों की पाठ पुजारी मंदिरों में भी किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। ठीक। करा दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुमसे भी कुछ बच्चे ने इन कहानियों से परिचित होंगे। जो महाभारत है वो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है ना। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी, पर आज से इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि संकलित किया था। किसने? व्यास नाम के। महाभारत में भागवत गीता भी, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है। ठीक। कह रहा रामायण की कथा कौशल के राजकुमार के राम के बारे में। कहाँ के? कौशल के। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया तथा वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण के अपहरण कर लिया था। सीता के वापस पाने के राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या में लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया।
कह रहा संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते थे। संस्कृत रामायण के लेखक, अब संस्कृत में रामायण लिखी वाल्मीकि ने। ठीक। कह रहा इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। ठीक है, पता करो तुम्हारे राज्य में कौन कौन सी परंपराएं प्रचलित है। कह रहा आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। कह रहा आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे। ठीक है, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों के खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पश्चिम की कहानियां के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों और रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। कह रहा इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर भी दी गई है ना, वो भी हम लोग कहानी पढ़ते हैं आगे। अब देखो ये कहानी कौन सी, बंदर और राजा की कहानी। एक समय बंदर का एक महान राजा था। एक समय बंदरों का एक महान राजा था। वह हिमालय पर गंगा किनारे लगभग 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ों के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया और उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि ये आम के पेड़ को ढूंढ सकते हो या नहीं। वे राजा के हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। ठीक है, फिर अब वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों को मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई और उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहे जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस पर प्रयास से वह इतना थक गए कि मरणासन होकर गिर पड़े। फिर राजा ने जब यह सब देखा तो बंदर राजा को बचाने की कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरी सम्मान दिया। कह रहा मध्य भारत में भरपूर एक स्तूप मिले हैं। एक पत्थर पे उकेरे गए चित्र से दिखाया गया है ना। कह रहा क्या तुम बता सकते हो इस कहानी में कौन सा हिस्सा दिखाया गया है, यह हिस्सा क्यों चुना गया है। कह रहा विज्ञान की पुस्तकें। कह रहा इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम पुस्तक लिखी। कह रहा इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी के चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्हें ग्रहण करने के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि के मापने का भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही थी। कह जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि वराहमिहिर, ब्राह्मण और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञों और खगोलविदों और थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में तुम पता लगाओ, है ना। कह शून्य अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक। कौन सी? चरक द्वारा रचित चरक संहिता। ठीक है ना। अपनी रचना सुश्रुत संहिता ने सुश्रुत शल्य चिकित्सा की विधियों में विस्तृत वर्णन किया। आगे बात करते हैं इसके अन्यथा की। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। इस तरह लिखने के लिए हम कागज का ही प्रयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधे के रेशों और कपड़ों और रस्सियों और
पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि से अपनाया जाता है। कह रहा कागज बनाने की तकनीक सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 14 साल पहले कोरिया तक ये पहुंची। कब पहुंची? 14 साल पहले कोरिया तक, है ना। आगे बात कर लेते हैं कुछ उपयोगी शब्द। ठीक, उसके तुरंत बाद तक जापान तक फैल गई। करीब 18 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से आई, है ना। अब देखो उपयोगी शब्द: स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण और गणित और विज्ञान, है ना। कह रहा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इनके बारे में पढ़ लेते। कह रहा स्तूप निर्माण की शुरुआत 23 साल पहले हुई। अमरावती 23 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ भीतरगांव मंदिर अजंता चित्रकार आर्यभट्ट 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर का 1400 साल पहले, है ना। अब देखो कुछ इसमें दिया गया है कि गर्भगृह क्या होता है? देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करना। मंडप, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ लगाना। शिखर, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। और प्रदक्षिण पथ टीला होता है ना। और ये तुम्हें खाली जगह बताने हैं ना। और ये कुछ दिया गया, आओ चर्चा करें, आओ करके सीखे, ये भी आपको पढ़ना है। उससे पहले कर लेते हैं तिथियों का एक नज़र में। कह रहा पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 की शुरुआती बिंदु के रूप में घटनाओं और प्रक्रियाओं में होने वाले अनुमति तिथियों की जानकारी दी है। कह रहा अन्य पुस्तकें जो तुम्हें पढ़ने होंगे उनमें से तिथियां अलग अलग लिखी गई होंगी। कह रहा है तिथियों के पहले करीब लगभग लिखा गया है। जैसे कि कुछ तिथियां उनको बारे में हम लोग को पढ़ना है। कह रहा है जैसे कि पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले रूप में लिखी गई थी। मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन की शुरुआत तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई थी। कह रहा हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से लेकर 1900 साल पूर्व के बीच में हुआ। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। महाजनपद तथा गंगा मैदानी इलाकों के नगरों का विकास, उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़ी विचारों का उद्गम लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से लेकर 325 ईस्वी में पूर्व हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 पूर्व में। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से लेकर 231 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। संगम साहित्य की रचना लगभग 3000 से लेकर 3000 से ईसा पूर्व तक हुआ, है ना। कह रहा कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईसा पूर्व में हुआ। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512/521 ईसा पूर्व में हुआ। हर्षवर्धन का शासन 606 लेकर 647 ईसा पूर्व में हुआ। चीनी यात्री श्वेत सांग भारत आगमन 630 लेकर 643 तक। और पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 लेकर 642 तक हुआ। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मानचित्र 8 की। इस मानचित्र को आपको ढंग से पढ़ना है, भारत के राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना समझना है कि गुजरात कहाँ है। ठीक है, ये है पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, सिक्किम, गंगटोक, बंगाल की खाड़ी, है ना। और ये आपका श्रीलंका है, तिरुवनंतपुरम, पांडुचेरी, है ना। तो ये पूरा दिया गया है ना। और ये आपकी पूरी किताब आपकी पूरी समाप्त हो गई है। ठीक है, पूरे 11 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग क्या करना है, पूरे 11 चैप्टर को आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है।